हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही फ़र्क होता है। जनरली कुछ लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ को सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पे, जबकि ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड टर्म है और डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स कौन से इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसमें बहुत ही दो कॉमन फैक्टर्स हैं। आपने पहले बहुत बार ये चीज़ें सुनी होंगी। ये दो चीज़ हैं, एक हेरिडिटी है और एक इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से जितनी भी चीज़ें मिली हैं जीन्स के थ्रू, हमारे एंसेस्टर्स से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं बायोलॉजिकली, वो हेरिडिटी होती हैं। और इन्वायरमेंट होता है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हमारी लर्निंग हो रही है, हम जिस इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हेरिडिटी के थ्रू मिली हो सिर्फ उतने ही लिमिटेड रेंज तक ही लोग रहते हैं। कई बार उससे ज़्यादा बेटर निकल आते हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बहुत अलग और अच्छा होता है, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर होता है। सपोज़ किसी के पेरेंट्स के टाइम पे स्कूलिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो वो पेरेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनका जो बच्चा है वो भी पढ़ लिख नहीं पाएगा। अगर इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए, बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए, उसकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए, तो वो अपनी हेरिडिटी की जो रेंज है उससे कई ज़्यादा अच्छा कर लेगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे आपने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट सुना होगा, तो ये वही चीज़ है, उसी का मतलब दूसरा नाम है ये, नेचर वर्सेस नर्चर का। और इसमें साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि दोनों का ही काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, नेचर का भी और नर्चर का भी। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हेरिडिटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है या फिर इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में हो और आपको अपने पेरेंट्स से किस तरह की हेरिडिटी आपको मिली है। ठीक है। अब हेरिडिटी के आगे इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप लिखा है। अभी तो आपको पता चल गया होगा जीनोटाइप फिनोटाइप, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीनोटाइप में डिस्कस किया था कि जो हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो जिस तरह का होता है उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। और एक्चुअल में हम जैसे जिस तरह के दिखते हैं, हमारे जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो फिनोटाइप होते हैं। तो हेरिडिटी में ये दोनों चीज़ें ही आती हैं। ये हमारे फिज़िकल फीचर्स वगैरह भी हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही होते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं। और जीनोटाइप भी हमें उन्हीं से मिलता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला के हेरिडिटी बनती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डेवलपमेंट के लिए। हेरिडिटी अगर मैं पूछूं क्या रोल होता है, तो इसमें ना एक रेंज सेट हो जाती है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ सकते हो। हेरिडिटी आपको एक रेंज दे देती है कि ये रेंज है, आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ सकते हो। लेकिन इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट आपको और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी रेंज को और ज़्यादा खींच सकते हो, अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो। अगर ख़राब है तो हो सकता है कि आप अपनी रेंज से नीचे रह जाओ। तो हेरिडिटी जनरल रेंज दे देती है, ब्लूप्रिंट दे देती है एक तरीके का, कि आप हो, आपकी बॉडी है, आपकी डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये इतनी रेंज तक हो सकती है हेरिडिटी की वजह से। लेकिन इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि वो माइनस में रह जाएगी कि प्लस में होगी। तो इन्वायरमेंट ख़राब हो, अगर आपको चीज़ें या फैसिलिटी ना मिली हो ग्रोथ के टाइम पे, इन्वायरमेंट अच्छा ना मिला हो, तो क्या होगा? जो रेंज है उसकी वो कम हो जाएगी। और अगर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला होगा, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ये सब मिली होंगी, तो आपकी हेरिडिटी की जो रेंज है उससे आपकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फ़र्क है बस इसमें। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ नाम लिखा है सैंडर्स कार का। इनका ये कहना था कि सैंडर्स कार कहती थी कि जिस तरह का मतलब पेरेंट्स का इन्वायरमेंट होता है ना जनरली, तो वो बच्चों को भी वैसा ही देने की कोशिश करते हैं या उससे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। जैसे पेरेंट्स बहुत बुकिश हैं, बुकिश मतलब बहुत पढ़ने लिखने वाले, बुक्स पढ़ने वाले पेरेंट्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि उनका चाइल्ड जो है उसको भी बहुत सारी बुक्स मतलब ला के देते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि उसको भी उस तरह का इन्वायरमेंट मिले जिस तरह का उनको मिला है, जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। तो उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
और कई बार बच्चा अपना इन्वायरमेंट खुद भी चूज़ करता है, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड है म्यूज़िक में, तो वो क्या करता है, वो खुद जाके सर्च करता है म्यूज़िक की क्लास, ठीक है, और म्यूज़िक की कोचिंग कहाँ होती है ये चीज़ सर्च करता है। तो चाइल्ड खुद भी इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं और पेरेंट्स भी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं जिस तरह का वो चाहते हैं कि हमें मिला है या हमें नहीं मिला है वो इनको मिलना चाहिए। तो ये तो रोल हो गया हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब इसमें इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है यूरी ब्रॉनफेन ब्रैनर ने, और इसमें इन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट के अंदर ना 5 सिस्टम्स होते हैं, छोटे से लेकर बड़े 5 सिस्टम्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड की। तो इसको सर्कुलर फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है। ये जो बीच में जहाँ पे चाइल्ड लिखा है, कोई भी बच्चा हो गया या इंडिविजुअल हो गया, और इसके आसपास ये सारे इन्वायरमेंट हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है, और इन सब का असर उस पे हो रहा है, चाइल्ड पे। अब सबसे अंदर वाला पास वाला जो है वो माइक्रो सिस्टम है, फिर मेसो सिस्टम है, फिर एक्सो सिस्टम है, फिर मैक्रो सिस्टम है, और लास्ट में है क्रोनो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम क्या है, वो कह रहा है कि जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का, किसी चाइल्ड का, जैसे चाइल्ड के इमीडिएट इन्वायरमेंट कौन होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। जैसे ही वो चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको कौन नज़र आता है, उसको पेरेंट्स दिखते हैं या फिर नेबर्स दिखते हैं। उससे ज़्यादा इतना इमीडिएट और कोई नहीं होता, फैमिली मान लो, नेबर्स मान लो, ठीक है। तो जिस तरह के पेरेंट्स होंगे, जिस तरह के नेबर्स होंगे, जिस तरह की जगह होगी जहाँ पे वो रह रहा है, ये उसके माइक्रो सिस्टम में आ जाएगा, और ये उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर करेगा क्योंकि ये उसको सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स में भी यहाँ पे आ गया, वही चीज़ आ जाती है कि किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होगी उनकी, पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को लर्न करवाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब पेरेंट्स का रोल आ गया यहाँ पे ज़्यादा, और नेबर्स हो गया, ठीक है, नेबरहुड हो गया जहाँ पे वो रह रहा है, उसके आसपास की जगह, ओके, और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। देन सेकंड है हमारा मेसो सिस्टम। अब मेसो सिस्टम में आ जाता है रिलेशन बिटवीन सोशल एजेंट। सोशल एजेंट कौन हो गए, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे पेरेंट्स, नेबर्स, और मतलब जिनसे भी वो सोशलाइजेशन करना सीखता है। तो ज़्यादातर शुरुआत में बच्चा कैसे सोशलाइज करता है, पेरेंट्स से ही करता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आस पड़ोस के लोगों से जो उसको नज़र आते हैं। सो सोशल एजेंट के बीच में अब कैसा रिलेशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर पेरेंट्स का आपस में रिलेशन ठीक नहीं है और वो चीज़ घर में नज़र आती है बच्चे को, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। या फिर अगर वो ऐसे नेबरहुड में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, वायलेंस है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो आपस में सोशल एजेंट का कैसा रिलेशन है, ये चीज़ मेसो सिस्टम में आती है और सेकेंड नंबर पे इफ़ेक्ट करती है। पहले नंबर पे क्या है, माइक्रो सिस्टम है। सबसे पहले तो पेरेंट्स उससे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दूसरे लोग उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, जैसे वो आपस में एक दूसरे से कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं या किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो मेसो सिस्टम में आ गया, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में सोशल सेटिंग होती है। सोशल सेटिंग का मतलब है सोसाइटी में थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, ठीक है, ये नेबरहुड से बाहर निकल के हो गया, जैसे काम करने वाली जगह। बच्चा तो नहीं काम करेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो उसके आसपास के कुछ सोशल एजेंट्स हैं उनकी जो सोशल सेटिंग है, जैसे पेरेंट्स कहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, घर में कितना फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो जहाँ रह रहे हैं उस जगह की क्लीनलीनेस कितनी अच्छी है, रूल्स रेगुलेशंस कितने फॉलो होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सो सिस्टम में आती हैं। और सपोज़ मान लीजिए किसी के घर में पेरेंट जहाँ जॉब करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो पेरेंट, फादर या मदर जो भी है, जॉब से आते हैं, वो घर आके परेशान रहते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकालते हैं। तो बाहर सोशल सेटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, चाइल्ड पे पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो उसको सोशल सेटिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो सोशल एजेंट्स हैं, इनकी सोशल सेटिंग्स बाहर कैसी हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है उसको हम एक्सो सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आ जाता है कल्चर, ट्रेडिशन। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल्चर के ऊपर, काफ़ी लंबा टॉपिक डिस्कस किया था कि कल्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है बिहेवियर पे, कल्चर कैसा है, किस तरीके से रहन सहन लोगों का, बिहेवियर, बातचीत करने का तरीका, मैनर्स, बिलीव्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। तो ये मैक्रो सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम हो गया मैक्रो सिस्टम। और लास्ट में है हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम लाइफ लॉन्ग की बात कर रहा है कि धीरे धीरे उसकी लाइफ पे जो जो इवेंट्स होते जा रहे हैं उससे भी उसकी डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा इवेंट हो रहा है तो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ख़राब हो रहा है तो ख़राब हो रही है। तो ये सारे सिस्टम हैं जो चाइल्ड के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट डालते हैं उसकी डेवलपमेंट पे। जो बहुत ही पास है माइक्रो सिस्टम है उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो थोड़ा दूर है उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ता है। तो ये बेसिकली इन्होंने किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया है, इन्वायरमेंट के, कि इन्वायरमेंट किस तरह से रोल प्ले करता है एक ह्यूमन की डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।